Hello and good morning, everyone. Welcome to Exact IAS. Here I am Twinkle Kotwani with you all discussing today's newspaper. Without getting delay, let's get started. Our first news is regarding India China to undertake coordinated patrolling. हम सब ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है पिछली क्लासेस में कि किस तरह से इंडिया और चाइना एक एग्रीमेंट तक पहुंचे हैं और दोनों अब इस एग्रीमेंट तक पहुंच गए हैं कि कुछ दिनों तक दोनों कंट्रीज के बीच में लद्दाख के गलवान वैली वाले रीजन में, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन कंसीडर किया जाता है, वहां पर कोऑर्डिनेटेड पेट्रोलिंग की जाएगी। फिर जब एक मेजर ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा दोनों कंट्रीज के बीच में, तब वहां से शुरू होगा हमारा डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस। मतलब कि तब हम अपनी आर्मीज और मिलिट्री फोर्सेस को वहां से हटाएंगे और नॉर्मेलिसी वाली सिचुएशन पर शिफ्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज पीएम रेजेस यूक्रेन गाजा कॉन्फ्लिक्ट्स इन मीट विथ जर्मन चांसलर। कल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी मीटिंग हुई थी जर्मन चांसलर ओलार स्कॉल्फ के साथ। इस दौरान उन्होंने डिस्कस किया कि जो इंडिया है वो रेडी है, वो अपने हर एफर्ट्स लगाना चाहता है रशिया, यूक्रेन और इसराइल के इशू को सॉल्व करने के लिए, ताकि ग्लोबल लेवल पर स्टेबिलिटी मेंटेन हो सके, पीस मेंटेन हो सके और जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो रही है या इकोनॉमी को इम्पैक्ट हो रहा है, उन सबको कवर किया जा सके। Next one is UP links performance of DMs commissioners to investment generated in their districts. Basically हर साल हर एक जो पब्लिक सर्वेंट रहते हैं उनकी रिपोर्ट्स तैयार की जाती है। उन रिपोर्ट्स में उनका डिटेल्ड किया जाता है कि डिटेल प्रोवाइड की जाती है कि उन्होंने क्या क्या इंसेंटिव्स, क्या इनिशिएटिव्स लॉन्च किए। इसी रिगार्डिंग जो उत्तर प्रदेश है, उन्होंने अपनी एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जब डीएम्स और कमिश्नर्स की रिपोर्ट रेडी की जाएगी, उसमें उनके द्वारा स्टार्ट किए गए इनिशिएटिव्स को स्पेशली मेंशन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश चाहता है कि वो अपनी डिस्ट्रिक्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए, बाहर से इन्वेस्टमेंट को, चाहे अदर स्टेट्स हो गए, चाहे ग्लोबल लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो, उन सारे इन्वेस्टमेंट को अपने स्टेट में इनवाइट करे। उस इनविटेशन के लिए पहले उसके लिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा बेस फील्ड तैयार करनी पड़ेगी। सो उत्तर प्रदेश ने अपना एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है कि जो भी डीएम्स, जो भी डिविजनल कमिश्नर्स इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करेंगे और उनकी वजह से किसी डिस्ट्रिक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट का लेवल राइज हो रहा है, तो इसके लिए उनको अलग से इंसेंटिव्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उनके ग्रेड पॉइंट्स बढ़ाए जाएंगे। Include a specific assessment of their efforts in promoting investment and facilitating loans in their area of work with grading based on performance. टाइमली लैंड अलॉटमेंट, लैंड सब्सिडीज, बैंक से कनेक्टिविटी बढ़ाना, लोन्स प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें जब किसी डिस्ट्रिक्ट में बढ़ेंगी तो कहीं ना कहीं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया या लोकल लेवल पर इन्वेस्टमेंट हो गया, मतलब कि अदर स्टेट से इन्वेस्टमेंट हो गया, वो उस डिस्ट्रिक्ट में इनकरेज ही होगा। इससे उस डिस्ट्रिक्ट की जो है इकोनॉमी और बेहतर होगी, वो इस डिस्ट्रिक्ट ग्रो करेगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यूपी ने डीएम्स की परफॉर्मेंस को लिंक किया इस चीज से। नेक्स्ट वन इज वाराणसी कोर्ट रिजेक्ट्स प्ली फॉर एडिशनल एएसआई सर्वे ऑफ इंटायर ज्ञान व्यापी मॉस्क प्रेमाइसेस। बेसिकली वाराणसी में एक मॉस्क है जिसे बोला जाता है ज्ञान व्यापी मॉस्क। रिसेंटली कुछ समय पहले ऑब्जर्व किया गया था कि ज्ञान व्यापी मॉस्क जो है वो पहले एक हिंदू टेम्पल था, वहां पर शिवलिंग देखी गई है। ऐसा अभी तक कोई वो नहीं आए हैं, रिकॉर्ड्स नहीं आए हैं या प्रूफ नहीं हुआ है, ये सिर्फ एजप्शंस है लोगों के द्वारा। सो लोगों ने कोर्ट में प्ली किया कि हमें फिर से ज्ञानव्यापी मॉस्क में पूरा सर्वे एएसआई को परमिशन दी जाए कि वो पूरा वहां पे सर्वे कंडक्ट करा, तब हम किसी कंक्लूजन तक पहुंच सके। बट वाराणसी कोर्ट ने एएसआई के सर्वे के कंडक्ट करने की परमिशन को नहीं अलाउ किया है ज्ञानव्यापी मॉस्क के प्रीमाइसेस में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ से यूपीएससी को कनेक्ट करके एएसआई को समझना। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बेसिकली 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने बनाया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अलेक्जेंडर कनिंघम को बोला जाता है फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। साथ के साथ एएसआई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी जाए
तो जो भी नेशनल इम्पोर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई भी प्लेस है, कुछ भी चीजें जो रिलेटेड है हमारी हिस्ट्री से, उन सारी चीजों को कंजर्व करना, प्रिजर्व करना, उससे रिलेटेड अगर कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्सकेवेशन करना है, एक्सप्लोर करना है, तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत काम करता है। दो एक्ट्स हैं जिसके तहत ये वर्क करता है। फर्स्ट वन इज एंशियंट मॉन्यूमेंट एक्ट 1904 का और 1958 का एक्ट। आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो कि इंडिपेंडेंस के बाद 1958 में बनाया गया था, इसके तहत हमने एक बॉडी भी बनाई है, दैट इज नोन एज नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। बेसिकली इंडिया में जितने भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिनकी एज 75-100 ईयर्स ओल्ड है, तो उन मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना, डेवलपिंग एक्टिविटीज करना, उनको अगर मान लो फिर से रेनोवेट करना है वो, या फिर उसके आसपास किस तरह की एक्टिविटीज अलाउ करनी है, नहीं अलाउ करनी है, इन सारी चीजों को गवर्न करने के लिए एक बॉडी है, दैट इज नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी। नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी ने हर एक आर्कियोलॉजिकल साइट के आसपास के एरिया को प्रिजर्व एरिया डिक्लेयर किया है, प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया है। उस एरिया के 100 मीटर के रेडियस तक कुछ एक्टिविटीज को बंद किया गया है ताकि प्रॉपर उनका कंजर्व और प्रिजर्व हो सके। इसका मेन एम है कि जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी प्रिजर्व रहे, मतलब कि आने वाली जनरेशन हमारे मॉन्यूमेंट्स को देख सके। इसलिए हम AMASR एक्ट बनाए, उसके तहत बॉडी बनाए ताकि मॉन्यूमेंट्स प्रॉपर कंजर्व एंड प्रिजर्व रह सके। Next one is NHRC issues notice to Andhra Pradesh over death of teen in hostel. Basically, आंध्र प्रदेश स्टेट में देखा गया कि एक टीनेज ने सुसाइड कमिट कर लिया है हॉस्टल में ही। उसी रिगार्डिंग NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने नोटिस जारी किया है आंध्र प्रदेश स्टेट के लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है NHRC को समझना। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये एक इंडिपेंडेंट स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब कि इसे हमने एक एक्ट के थ्रू बनाया है, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ये एक एक्ट है जो हमने 1993 में बनाया। इसके तहत 12 अक्टूबर 1993 में ही NHRC एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई गई। इसका मेन काम रहता है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड हर चीज को देखना, संभालना। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। साथ के साथ ये काम करता है कि अगर एक ह्यूमन बीइंग है, उसके कुछ बेसिक राइट्स रहते हैं, उसके एक अधिकार है एज अ ह्यूमन रहने की वजह से। फॉर एग्जांपल उसका लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी, किसी भी इंडिविजुअल की डिग्निटी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। सो इन सारे एस्पेक्ट से रिलेटेड राइट्स को गवर्न करने के लिए ये बॉडी बनाई गई है। अगर कहीं पर भी ये राइट्स एब्रिज होते हैं या स्टेट इन चीजों का उल्लंघन करता है, तो वहां पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक्टिवली सुओ मोटो हिली उस केस को अपने अंडर में लेता है। बेसिकली 10 दिसंबर 1948 में यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था, UN का डिक्लेरेशन आया था रिगार्डिंग ह्यूमन राइट्स। उसी रिगार्डिंग उन प्रिंसिपल्स को कि किन प्रिंसिपल्स पर ह्यूमन के राइट्स बेस्ड होने चाहिए, क्या क्या हमारे लिए जरूरी है, उन सारे प्रिंसिपल्स को अकॉर्ड किया था। उन सारे प्रिंसिपल्स को रिकॉर्ड किया गया था पेरिस में 1991 के तहत। इन्हें बोला जाता है पेरिस प्रिंसिपल्स। पेरिस प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही हर कंट्री अपना एक कमीशन बनाती है और उससे रिलेटेड काम करती है। अगर इंडिया में देखा जाए तो ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है जिसमें एक चेयरपर्सन और 5 अदर पर्सन्स एज वेल एज 7 डीम्ड मेंबर्स रहते हैं, मतलब कि एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी है। अगर इसकी चेयरपर्सन की एलिजिबिलिटी देखा जाए तो जो इंडिया में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए एलिजिबल है, वही पर्सन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बन सकता है। टेन्योर देखा जाए तो 3 इयर्स तक का टेन्योर या फिर 70 इयर्स तक की एज जब तक वो अटेंड नहीं करता तब तक उसे ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरपर्सन बने रहने के लिए एलिजिबल वो कैपेबल रहता है। सेकेंड थिंग, अगर रिमूवल देखा जाए तो इनका रिमूवल होता है प्रूवन मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के बेसिस पर। नेक्स्ट न्यूज इज
शार्पन द एंटी डिफेक्शन लॉ, स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। बेसिकली इस पूरे एडिटोरियल में डिस्कस किया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ, उससे रिलेटेड क्या ड्रॉबैक्स हमारे सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस हमारे सामने हैं, और उनको किस तरह से कम किया जा सकता है। सो इस एडिटोरियल में डेप्थ में जाने के पहले हम एंटी डिफेक्शन लॉ को समझते हैं। हुआ क्या है, इसकी हिस्ट्री को देखा जाए तो आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951-52 के बाद जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुए। देखा गया कि कुछ जो पॉलिटिशियंस हैं वो मेयरली अपने फाइनेंशियल बेनिफिट के लिए या फिर मिनिस्टीरियल मतलब कि एक जो रहती है प्रॉफिट के लिए कि उन्हें मिनिस्टर का पोस्ट मिले, इस चीज को अपनी फुलफिल करने के लिए जो लेजिस्लेचर्स थे, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ करके दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने लगे थे जहां से उनको ज्यादा बेनिफिट मिल रहा था। सो इससे क्या हुआ, ऑब्जर्व किया गया कि 1967 के टाइम पीरियड पे एक पर्सन था, हरियाणा से बिलोंग करता था, जिसका नाम था गयाराम। उसने एक दिन में मल्टीपल पार्टीज अपनी चेंज की, जहां जहां उसे प्रॉफिट ज्यादा नजर आया वो उस पार्टी को ज्वाइन कर रहा था। सो इसी रिगार्डिंग एक फ्रेज हमारे सामने बनकर आया, आया राम गया राम। मतलब कि वो कभी आ रहा है पार्टी में, कभी जा रहा है, कुछ स्टेबिलिटी नहीं है। इससे क्या हो रहा था कि जो एक डेमोक्रेसी में लोगों का विश्वास है, आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है तो उसकी आप पॉलिटिकल पार्टी देखते हो, आइडियोलॉजी देखते हो, ये सारी चीजों के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि कोई पर्सन आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट कर रहा है, आप अपने बेनिफिट के हिसाब से चेंज कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये डेमोक्रेसी की डिसरिस्पेक्ट है, पहली चीज। दूसरा चीज ये देखा गया कि इसकी वजह से गवर्नेंस में स्टेबिलिटी भी नहीं मेंटेन हो पा रही है। मतलब कि अगर थोड़ी सी मेजोरिटी से कोई पॉलिटिकल पार्टी जीती है, उसने गवर्नमेंट बना ली, उसके बाद अगर कोई पॉलिटिशियन, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस पार्टी को छोड़ रहा है और उससे उसकी मेजोरिटी ही खत्म हो जा रही है, तो ऐसे में तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी मेंटेन ही नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट डर डर के काम करेगी। इन सारी चीजों को टैकल आउट करने के लिए गवर्नमेंट ने लाया एंटी डिफेक्शन लॉ। 10th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th स्केड्यूल में 51st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू राजीव गांधी जी की सरकार के दौरान एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। ये मेजरली काम करता था कि जो भी लेजिस्लेचर है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो मल्टीपल टाइम्स अपनी पार्टी को चेंज ना करें, जिससे लोगों का भी विश्वास बना रहे, साथ के साथ डेमोक्रेसी की भी एक रिस्पेक्ट बनी रहे। इसके तहत कुछ प्रोविजंस रखे गए, इसमें एक छूट भी दी गई कि अगर पॉलिटिकल पार्टी में ही फॉल्ट है, तो अगर उस पॉलिटिकल पार्टी के 1/3 मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ करके कोई और पार्टी के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो इसे एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। बट स्टिल कुछ समय के बाद देखा गया कि जो 1/3 क्राइटेरिया है वो भी बहुत छोटा क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को इजिली आप अचीव कर सकते हो। सो उस चीज को भी ठीक करने के लिए इसे 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत चेंज किया गया और बोला गया कि जब 2/3 पर्सन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वो पॉलिटिकल पार्टी छोड़कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज अप होते हैं, तो ये भी एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरा, डिसाइडिंग अथॉरिटी, कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी को एब्रिच कर रहा है या क्या किसी के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ चलाना है या नहीं, ये सारी के लिए डिसाइडिंग अथॉरिटी बनाई गई स्पीकर, जो कि लोकसभा का स्पीकर या चेयरपर्सन होता है, उन्हें डिसाइडिंग अथॉरिटी के रूप में फंक्शंस दिए गए। अब बात की जाती है ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। पहला, कि अगर कोई पर्सन इलेक्ट हुआ है और उसने वॉलंटरली उस पॉलिटिकल पार्टी की मेंबरशिप त्याग दी, तो ये एक एंटी डिफेक्शन देखा जाएगा। दूसरा, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने व्हिप जारी किया है कि आपको कलेक्टिवली वोट देना है, अगर किसी पर्सन ने पॉलिटिकल व्हिप को नहीं फॉलो किया, उसके ऊपर भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। थर्ड थिंग इज, अगर कोई इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, वो भी एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आता है। अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर 6 महीने के बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है, ये भी एंटी डिफेक्शन के अंतर्गत आता है। ये तो हुए सारे प्रोविजंस। अब इस एडिटोरियल में इससे रिलेटेड चैलेंजेस को डिस्कस किया गया है। पहला मेजर चैलेंज है कि
जो ये अथॉरिटी डिसाइड की गई है, डिसाइडिंग अथॉरिटी, स्पीकर या चेयरपर्सन पार्लियामेंट के, सो कभी ऐसा होता है कि वो किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस्ड है तो वो अनबाइज्ड डिसीजन लेने में सक्षम नहीं रहते। सो एक तो पहला चैलेंज है कि आपको डिसाइडिंग अथॉरिटी चेंज करने की जरूरत है। उसके लिए प्रॉपर एक आप ट्राइब्यूनल बनाओ या एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाओ जो डिसाइड करे कि किसी लेजिस्लेचर के ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगा है तो वो सही है या गलत है, पहला चीज। दूसरा, डिसाइडिंग टाइम फ्रेम, मतलब कि कई बार स्पीकर अपना डिसीजन एक दिन में दे देता है, कई बार 15 दिन में, कई बार 1-2 साल तक वो खिंचता चला जाता है। सो यहाँ पर भी यही देखा गया कि जो स्पीकर है वो बायस्ड रूप से काम करने लगता है। तो हमें एक प्रॉपर टाइम फ्रेम, इस एडिटोरियल में बोला गया है कि स्पीकर को 4 वीक्स का टाइम देना चाहिए कि 4 वीक्स के अंतर्गत उसे डिसीजन लेना ही है। सेकेंड थिंग, तीसरी चीज जो डिस्कस की गई वो विप की है। कई बार पॉलिटिकल पार्टीज विप जारी करती है, बट विप उतना क्लियर नहीं रहता है। जो मेंबर्स हैं पार्टी के, उनको समझ में नहीं आता है कि हमें किस चीज को वोट करना है, किस चीज को नहीं कर रहा है, और थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण उनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है। तो इसीलिए एक प्रॉपर फ्रेम, यूं कह सकते हैं मॉडल फ्रेम बनाकर देना चाहिए कि पॉलिटिकल पार्टीज को किस तरह से विप जारी करना है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे, किसी भी पर्सन के ऊपर जबरदस्ती का एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगाया जाए। इस पूरे एडिटोरियल में यही चीजें डिस्कस की गई हैं, बल्कि मैंने इससे एक्स्ट्रा ही आपको बता दिया है। नेक्स्ट वन इज DGCI finds 49 drug sample not of standard quality। बेसिकली अगर इसको यूपीएससी से कनेक्ट करके समझे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है DGCI। इंडिया में एक अथॉरिटी है, द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी। ये एक एपेक्स बॉडी है जो कि ग्लोबल हमारे इंडिया के लेवल पर ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। इस बॉडी की हाईएस्ट हेड जो होता है वो होता है DGCI, दैट इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इंडिया में कौन से स्टैंडर्ड फॉलो होने हैं, ड्रग्स को, कौन से ड्रग्स को अलाउ करना है, किस स्टैंडर्ड तक वो बनेंगे, क्या प्रोसेस होगी, इन सारी चीजों को गवर्न करने का काम रहता है DGCI का। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है। ये लाइसेंस प्रोवाइड करते कंपनीज को किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए। कोई भी ड्रग किस तरह से हैंडल होगा, किस टेम्परेचर पर रखा जाएगा, क्या उसकी सेल होगी, कौन सा ड्रग हमें इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये सारी चीजें जो आती हैं वो DGCI के अंतर्गत ही आती हैं। मेडिकल और फार्मास्यूटिकल डिवाइसेस को भी रेगुलेट करने का काम DGCI के अंतर्गत आता है। सेंट्रल ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट यूनिफॉर्मली तरीके से पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये भी चेक करने का काम DGCI का रहता है। इसी रिगार्डिंग DGCI ने देखा, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया, रेंडमली वो कुछ ड्रग्स की स्टैंडर्ड्स को चेक कर रहे थे, तो ऐसे 49 ड्रग्स उनके सामने आए हैं जो कि स्टैंडर्ड क्वालिटी को फॉलो नहीं कर रहे हैं। सो उनके द्वारा रेगुलेशंस लाए गए कि उन ड्रग्स को मार्केट से हटाया जाए, उनकी सेलिंग को बैन किया जाए। नेक्स्ट वन इज सेंटर टू रीलॉन्च मिशन टू प्रिजर्व एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट्स। बेसिकली पहले हम समझते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है। किसी भी तरह का हैंड रिटन कंपोजिशन जो कि किसी पेपर पर हो, बार्क पर हो, क्लोथ पर हो, मेटल पर हो या पाम लीफ पर हो, इस तरह के हैंड रिटन कंपोजिशंस को मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आप लिथोग्राफ से मिक्सअप मत करिए। लिथोग्राफ्स जो कि पेपर पर खोद खोद कर लिखे जाते हैं, बट मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आप सॉफ्ट सरफेस पर लिख रहे हो, किसी पेड़ की छाल पर, पेपर पर, लीफ पर या क्लोथ पर। सो ऐसे ऐसे इंस्क्रिप्ट जो कि 75 साल से पहले के हैं और जो एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन स्क्रिप्ट्स को मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोला जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स अलग अलग लैंग्वेजेस में देखे गए हैं, साथ के साथ वो हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट रखते हैं।
कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा हो गया, फैक्ट हो गया, कौन सी डायनेस्टी ने किस प्रकार का रूल किया है, क्या उसकी स्पेशलिटी रही है, ये सारी चीजें मैन्यूस्क्रिप्ट से हमें पता चलती है। एक फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट बख्शाली का मैन्यूस्क्रिप्ट हमें बताता है कि जीरो का यूज कैसे किया जाता था एंशियंट टाइम पीरियड में। सो हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो हमने इन मैन्यूस्क्रिप्ट्स के प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए एक बॉडी बनाई है, दैट इज नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट। ये एक मिशन है जो कि 2003 में चलाया गया था। इसका मेन काम था मैन्यूस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई करना, उनकी डॉक्यूमेंटिंग करना, कंजर्व करना और उन्हें एक्सेसिबल बनाना कि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। मेनली इस मिशन का काम है कंजर्विंग द पास्ट फॉर द फ्यूचर, मतलब कि जो पास्ट की एक्टिविटीज है, जो रिकॉर्डेड चीजें हैं, उनको हम फ्यूचर जनरेशन तक किस तरह से पहुंचाने के लिए हमें पहले उन्हें कंजर्व करना पड़ेगा। सो इस मिशन का मेन काम यही है कि हमें उसे कंजर्व करना है। साथ के साथ इस मिशन ने ऐसा भी ऑब्जर्व किया कि जितने भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसमें से 75% मैन्यूस्क्रिप्ट्स की लैंग्वेज संस्कृत है, बाकी 25% जो है वो रीजनल लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। सो अभी वही बात चल रही है कि सेंटर ने ऐसा कहा है कि जो हमारा मिशन है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, उसे रीलॉन्च करने की बात की जा रही है। उसमें और अच्छे फीचर्स को एड ऑन किया जाएगा और उसके बाद उसे रीलॉन्च किया जाएगा। Next one is ISRO DBT signed agreement to conduct biotechnology experiments in space station. Basically इसरो का एक मिशन है दैट इज भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। इसके अंतर्गत इसरो अपना एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की बात कर रहा है जो कि 2028 से 2035 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं स्पेस में हमारे पास खाना तो है नहीं, पानी तो है नहीं, तो इसलिए उन सारी चीजों की रिसर्च करने के लिए इसरो और डीबीटी ने एग्रीमेंट साइन किया है। दैट इज डीबीटी मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। स्पेस में कौन सी एल्गी का यूज किया जाए वाटर और फूड को बनाने के लिए, किस तरह से वेस्टेजेस को हैंडल आउट किया जाए, इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए डीबीटी का सहारा ले रही है इसरो। डीबीटी का मेन एक मिशन है दैट इज बायो E3, दैट मीन्स बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, एनवायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इस मिशन के तहत ही दोनों के बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ है। पहले बायो E3 को समझते हैं। बायो E3 मतलब कि इसका पहला टर्म ही है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि हम सेल्यूलर और माइक्रो मॉलिक्यूलर प्रोसेस को किस तरह से हार्नेस करें कि हम टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर सके। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का किस तरह से यूज किया जाए कि उससे हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो, जिससे कार्बन एमिशन कम हो और एनवायरनमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सके। इसी रिगार्डिंग हमने एक मिशन चलाया दैट इज बायो E3। इसमें हम रिसर्च करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे किस तरह से हम बायो बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, जिससे हमारे कुछ जो हमारे टारगेट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 तक का टारगेट है, सस्टेनेबल ग्रोथ हो, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करना, ये सारे एम है बायो E3 के। इसमें हम बेसिकली हम चार कोर प्रिंसिपल्स पर काम कर रहे हैं। पहला, केमिकल्स और एंजाइम्स बनाना बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके, फूड एंड प्रोटीन बनाना, बायोथेराप्यूटिक्स बनाना, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर बनाना, कार्बन कैप्चर करना और यूटिलाइजेशन करना, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचरिस्टिक मरीन एंड स्पेस रिसर्च। मतलब कि स्पेस में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी को प्रमोट किया जाए कि वहां पर भी हमें क्लाइमेटली चीजें मिलती हुई डेवलप हो सके। इसी रिगार्डिंग आज का एडिटोरियल जो आया है कि जो आने वाला समय है 2028 से 2035 तक, उसमें हम अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं। उसमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज कैसे किया जा सके कि हम फूड बना सके एल्गी की मदद से, वाटर बना सके, वेस्टेज को यूज किया जा सके, किस तरह से मेडिसिन को यूज किया जा सके ताकि ह्यूमन के ऊपर वो गलत इफेक्ट ना बनाए, या जो हमारा स्पेस स्टेशन का एनवायरनमेंट हो वो भी ह्यूमन के फेवरेबल हो।
Next one is over 84 lakh workers erased from MG नरेगा roles in 6 months report. बेसिकली एक रिपोर्ट आई है जिसके अंतर्गत ये देखा गया कि MG नरेगा में 84 लाख वर्कर्स के नेम को डिलीट कर दिया गया है। कई सारे प्रोविजंस के तहत इसमें ऐसा देखा गया कि बेसिकली आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम लाया गया। इसके तहत कुछ लोगों के आधार लिंक्ड नहीं थे, पेमेंट उनको प्रॉपर जा नहीं पा रही थी, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं था। इसके तहत उनके नेम्स को डिलीट कर दिया गया। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एमजी नरेगा को समझना। एमजी नरेगा एक सबसे बड़ा ग्लोबल लेवल का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है जो कि आपको गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देता है। ये जो मिशन है ये 2005 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के तहत चालू किया गया था। इसके अंतर्गत 100 डेज का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है पर्सन को। अगर कोई भी पर्सन एलिजिबल है, उसने डिमांड किया है कि हमें वर्क करना है, हमें पैसे कमाने हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो उसे एक साल में 100 दिन का गारंटीड एम्प्लॉयमेंट देने की गवर्नमेंट गारंटी उठाती है। इस एमजी नरेगा से हमें देखने को मिला कि पहले हम बात करते थे पॉवर्टी कम करने के लिए लोगों को कमाना चाहिए। इसके तहत हमने राइट टू वर्क को एक लीगल प्रोविजन किया। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको एमजी नरेगा में आपने अप्लाई किया है कि मुझे काम चाहिए और 15 दिन के अंतर्गत अगर आपको कोई वर्क अलॉट नहीं हुआ है तो उसके बाद आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस प्रोवाइड होने लगते हैं, मतलब कि आपको भत्ता मिलने लगता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, एमजी नरेगा के तहत जो काम करने वाले लोग हैं उसमें से 1/3 विमेन्स प्रेजेंट है, मतलब कि इससे विमेन एम्पावरमेंट भी बढ़ रहा है। डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इसके अंतर्गत डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग होती है, मतलब कि जो वर्क है 50% ऑफ वर्क मेजरली ग्राम सभा के द्वारा अलॉट किया जाता है कि उनकी जो इसमें बेसिकली पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस रहते हैं वो मेजर रोल प्रोवाइड करते हैं। वही लोगों का रजिस्टर बनाते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए रहता है। साथ के साथ कौन सा वर्क किस एरिया में करवाना है, ये सारी चीजें भी ग्राम सभा के द्वारा ही डिसाइड की जाती है। एमजी नरेगा कई सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को कम करने में हमारी मदद कर रहा है। इक्वलिटी अचीव करना, हंगर कम करना, पॉवर्टी कम करना, एजुकेशन देना, जेंडर इक्वलिटी, डिसेंट वर्क प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। बियर ग्रिप सेंसेक्स डाइव्स बिलो 80,000। बेसिकली होता क्या है, किसी भी मतलब कि जैसे सिक्योरिटी का मार्केट है, वी ऑल नो सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट, ये सारी चीजें। सो सिक्योरिटी मार्केट या स्टॉक मार्केट दो कंडीशंस में चलता है, एक तो बेयर स्टेंस, दूसरा बुल स्टेंस। हम इन दोनों के बिहेवियर से समझ सकते हैं। बुल कैसा होता है, बुल जब लड़ाई करता है तो वो अपनी सींगों की मदद से सामने वाले को ऊपर उछालता है। सो अगर मार्केट बहुत ही स्पीड से ऊपर जा रहा है, मतलब कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो उस इंस्टेंस को बोला जाता है बुल। और बियर कैसे लड़ाई करता है, सामने वाले पर्सन को वो नीचे की ओर गिराता है, वो नीचे की ओर मारने की कोशिश करता है। सो जब मार्केट में धड़ाम से सिक्योरिटीज के रेट्स गिरने लगते हैं और लोगों को बहुत लॉस होता है, उसे बोला जाता है बेयर स्टेंस। ये एक तरह का इन्वेस्टर का बिहेवियर रहता है। अगर मार्केट में ऑप्टिमिस्ट इन्वेस्टर्स एक्टिव है, मतलब कि वो मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, जो भी सिक्योरिटीज हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है जिसकी वजह से उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है और मार्केट में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। सो ये बुल मार्केट की निशानी है। और अगर मार्केट में पेसिमिस्ट इन्वेस्टर्स एक्टिव है, मतलब कि जिन्हें डर लग रहा है, जो इन्वेस्टमेंट करने में डर रहे हैं कि कहीं सिक्योरिटीज का रेट गिर न जाए, और इसके तहत वो अपनी सिक्योरिटीज को बेचते जा रहे हैं। सिक्योरिटीज बेच रहे हैं मतलब कि उनकी डिमांड कम हो रही है, डिमांड कम होने से उनकी प्राइस भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मार्केट नीचे गिरने लगेगा। एंड नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट डबल्स लोन लिमिट अंडर मुद्रा योजना टू 20 लाख। बेसिकली ये एक योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जो कि 2015 में चालू की गई थी। नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस को, नॉन कॉर्पोरेट्स को 10 लाख तक का
कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड करने के लिए। इसका मेन प्रोविजन है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, मुद्रा का फुल फॉर्म है। बेसिकली मुद्रा खुद से जाकर के किसी को इंडिविजुअली लोन प्रोवाइड नहीं करती है। जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल बैंक्स हो गए, एनबीएफसीज हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए, इनकी मदद से लोन प्रोवाइड करने का प्रोविजन लाया गया था प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। इसमें बेसिकली 3 तरह के लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन मतलब सबसे छोटा, इसके अंतर्गत 50,000 तक का लोन दिया जाता है। किशोर लोन में 5 लाख तक का, और तरुण लोन के तहत 10 लाख तक का। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने 2024 के बजट में इस लोन का अमाउंट बढ़ा दिया है, मतलब कि जो पहले 10 लाख तक का आप लोन ले सकते थे, उसे बढ़ा करके 20 लाख तक का लोन देने की बात की जा रही है। ये कोलेटरल फ्री लोन्स रहते हैं, मतलब कि आपको जरूरी नहीं है कि कुछ चीज को प्लेस करना है, मतलब कि बैंक में एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है तब जाके आपको लोन मिलेगा, ऐसा नहीं है। इसका मेन जो एम है मुद्रा योजना का, वो ये है जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स या जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड करना ताकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएं। अब प्रीलिम्स रिवीजन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वन इज कैस्पियन सी। बेसिकली 1990 से ही देखा गया था कि कैस्पियन सी का एरिया श्रिंक हो रहा है, बट ऑब्जर्व किया गया कि 2005 से लेकर के अब तक उसका रेट बढ़ गया है, मतलब वो और भी ज्यादा स्पीड से घट रहा है, उसका एरिया श्रिंक हो रहा है। जो कैस्पियन सी है वो बेसिकली एशिया और यूरोप में लाया करता है। अगर इसकी नेबरिंग कंट्रीज देखी जाए, रशिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। बेसिकली कैस्पियन सी कॉकेशस माउंटेन, उसके वेस्ट साइड में कॉकेशस माउंटेन लाया करता है। इट लाइज टू द ईस्ट ऑफ द कॉकेशस माउंटेन, मतलब कि इस साइड कॉकेशस माउंटेन है, देन इसके ईस्ट में है कैस्पियन सी। यहाँ पर एक कैस्पी नाम की ट्राइब रहती थी, जिसकी वजह से एंशियंट पीपल्स रहते थे, जिसकी वजह से इसका नाम कैस्पियन सी पड़ा। बेसिकली ये कोई सी नहीं है, पहले बहुत पहले जब हम पेंजियन एरा बोल लो या उससे भी पहले जब सिंगल लिथोस्फेयर था, उस टाइम पर वहां पर एक टेथिस सी नाम का सी रहता था, जिसने अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को सेपरेट किया। उस टेथिस सी का पार्ट ही है कैस्पियन सी। ये एक इनलैंड वाटर बॉडी है, ये एक तरह की लेक है, बट चूंकि इसका पानी खारा है, इसके सारे फीचर्स सी के हैं, इसलिए इसे जो है सी बोला जाता है। मेजरली इसमें जो रिवर्स ड्रेन होती हैं वो है वोल्गा, यूराल एंड टेरेक। नेक्स्ट वन इज इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स। बेसिकली ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1955 में जिसे बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल सारे पोर्ट्स और हार्बर्स को कनेक्ट करके रखती है। मेजरली 50% 60% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इन पोर्ट्स और हार्बर्स के तहत ही होता है। ये एक तरह का ग्लोबल अलायंस है पोर्ट्स का। मेजरली ये इसलिए न्यूज में बना हुआ है क्योंकि हमारे जो मार्मुगुआ पोर्ट अथॉरिटी है, उसने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया, हरित श्रेय। इसके तहत क्या था, जो ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स है, ये एक अपनी इंडेक्स जारी करता है, एनवायरनमेंट शिप इंडेक्स। मतलब कि ऐसी शिप्स, ऐसी कार्गो कैरियर्स जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, जो कि एमिशन कम करते हैं, जो सस्टेनेबली चीजों को मैनेज करते हैं, ऐसी शिप्स को स्कोर्स प्रोवाइड किया जाता है, ग्रेड्स दिए जाते हैं। तो मार्मुगुआ पोर्ट ने अपना एक हरित श्रेय नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया 2023 में, जिसके तहत इसमें जो एनवायरनमेंट शिप इंडेक्स में अच्छे स्कोर वाली शिप्स हैं, उनको कुछ डिस्काउंट रेट दिए गए। मतलब कि पोर्ट्स और हार्बर्स में कोई भी शिप आती है तो उन पर कुछ फीस चार्ज होती है, कुछ रेट्स लगते हैं, तो उन रेट्स को कम किया गया। इसके तहत मार्मुगुआ का पोर्ट का हैंडलिंग बहुत अच्छी होने लगी, शिप्स के अंतर्गत इम्प्रूवमेंट आने लगा। इसके चलते जो है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर न्यूज में था। नेक्स्ट वन इज ग्राम पंचायत लेवल वेदर फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव। बेसिकली ग्राम पंचायत लेवल पर वेदर फॉरकास्टिंग को और भी स्ट्रेंथन करने के लिए ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। पंचायती राज और आईएमडी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस
को मिलाकर। इसके तहत क्या होगा कि फार्मर्स को प्रॉपर वेदर फोरकास्ट के बारे में बताया जाएगा ताकि वो अपनी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को उस तरह से गवर्न करें, उस तरह से क्रॉप्स को लगाएं, उनको इरिगेशन प्रोवाइड करें, जितने वाटर की अवेलेबिलिटी हो सकती है उसको रेन वाटर के थ्रू फिलफिल करें, जितना बचा वो ग्राउंड वाटर के थ्रू दे पाए। इन सारी चीजों को एग्रीकल्चरल सेक्टर को और इनहेंस करने के लिए किसी भी तरह के मतलब कि लोकली ग्राम पंचायत में अगर कोई डिजास्टर आने वाला है, रेनफॉल होने वाला है, लैंडस्लाइड होने वाला है, इस चीजों को और रीजनल लेवल पर और एक्यूरेट लाने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। बेसिकली वेदर अपडेट्स को प्रोवाइड किया जाएगा ई ग्राम स्वराज, मेरी पंचायत ऐप और ग्राम मानचित्र पोर्टल्स में। इन सारे पोर्टल्स में वेदर अपडेट्स को अपडेट किया जाएगा ताकि जो रूरल पॉपुलेशन है वो और बेहतर तरीके से चीजों को देख समझ सके। नेक्स्ट वन इज रानी चेन्नम्मा। बेसिकली 23 अक्टूबर 1824 को रानी चेन्नम्मा की ग्लोरी को सेलिब्रेट करने के लिए एक पोस्टेज स्टाम्प रिलीज किया गया। देखा जाए तो रानी चेन्नम्मा का जन्म कर्नाटका में हुआ था। ये ऐसा माना जाता है कि इन्होंने एक रिवोल्ट किया था, किट्टूर रिवोल्ट, जो कि 1824 में हुआ था। ये फर्स्ट इंडियन आर्म्ड रिबेलियन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ माना जाता है। ये एक मतलब कि इसमें ऐसा था कि ये पहली लेडी है जिन्होंने एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को स्टार्ट किया था। बेसिकली हुआ क्या था कि ब्रिटिशर्स ने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत इनके किट्टूर एरिया को हड़प लिया था। सो इसलिए इन्होंने आर्म्ड रिबेलियन किया अपने एरिया को वापस लेने के लिए। So this was all about today. Thank you so much. Hope you all like the session. इस तरह के और इंटरेस्टिंग सेशन से जुड़ने के लिए ज्वाइन करिए एग्जैक्ट आईएएस। हमारे इंस्टाग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। Thank you so much. Hope you all like the session.